द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। विश्व गुरु बनने का सपना लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों विश्व यात्री के रूप में ज्यादा विख्यात हो रहे हैं। दुनिया भर में घूमते हैं, दोस्त बनाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, मीडिया खूब कवरेज भी देती है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ताकतवर और प्रसिद्ध नेता इस वक्त पूरी दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि जो बाइडेन भी ऑटोग्राफ मांग चुके हैं। ऐसे में भारत को एक बड़ी जिम्मेदारी भी तो मिली है, G20 समिट की अध्यक्षता करने की। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको चेयर करेंगे और ऐसे में G20 की एक बैठक, टूरिज्म वर्किंग कमेटी ग्रुप की बैठक कश्मीर में रखी गई। लेकिन यहां पर जब मोदी जी कहते हैं कि दुनिया भर में हमारे मित्र हैं, तमाम देशों में हमारे संबंध इतने प्रगाढ़ हैं, अच्छे हैं कि हम जिन्हें जो कहेंगे वो सुनेंगे, क्योंकि मोदी जी का दावा है कि उनके एक फोन कॉल पर रूस यूक्रेन पर हमला रोक देता है। दूसरी तरफ उनका कहना है कि जिन मित्र राष्ट्रों से हम बात करते हैं वो हमारी सुनते जरूर हैं। G20 समिट कश्मीर में पड़ा और खबरें फैली हैं, क्या G20 कश्मीर में आयोजित करना भारत को उल्टा पड़ गया? क्या मोदी जी को यह भारी पड़ा है? दरअसल इस समिट में जिन्हें जिन्हें न्योता दिया गया था, कुछ विशेष कंट्रीज भी थे और जो इसके मेंबर हैं वो भी थे। लेकिन दुविधा की बात और गंभीर सवाल दोनों एक साथ यही है कि दुश्मन देश तो नहीं आए जिनसे भारत के अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन जो दोस्त हैं, जिनके दोस्ती की मिसालें दी जाने लगी हैं, प्रधानमंत्री मोदी इन सब राष्ट्रों में अपने धाक की बात भी कहते हैं, उन्होंने भी आने से मना कर दिया। सऊदी अरब ने आने से मना कर दिया, इजिप्ट भी नहीं आया। करीब करीब 4-5 ऐसे महत्वपूर्ण कंट्री क्यों नहीं आए? इसको लेकर दैनिक भास्कर ने एक एक्सप्लेनर छापा है, काफी चर्चा में है। मोदी जी विश्व गुरु बनना चाहते हैं, भारत को विश्व के पटल पर नंबर 1 देखना चाहते हैं। हमें भी खुशी होगी भारत नंबर 1 दिखे, हमें गर्व महसूस होगा। लेकिन G20 के समिट में अगर G20 के मेंबर्स नहीं आएंगे या फिर जो विशेष कंट्री जिन्हें भारत की तरफ से न्योता गया कि G20 में आप आइए, जैसे कि G7 के बैठक में मोदी जी को न्योता गया था, विशेष तौर पर गए थे, वो अतिथि के रूप में, मेंबर्स नहीं है। अब यहां सवाल यही उठ रहा है कि भारत में इन लोगों ने आने से मना क्यों किया? कौन कौन से देश हैं उसकी भी जानकारी दे रहे हैं। अपने स्क्रीन पर जरा देखिए, दैनिक भास्कर का एक्सप्लेनर है। क्या भारत के लिए उल्टा पड़ गया कश्मीर में G20? चीन का ना समझ आता है। दोस्त इजिप्ट, सऊदी क्यों नहीं आए? सऊदी अरब के साथ इतने अच्छे संबंध होने के बावजूद भी सऊदी अरब कश्मीर क्यों नहीं पहुंचा? उन्हें भारत से क्या दिक्कत हो गई? यहां पर गहरे सवाल हैं, इसके ही जवाब इस खबर में भी ढूंढे गए हैं। पहले कुछ और कंट्रीज के नाम जान लीजिए जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को ना कह दिया, कश्मीर में नहीं आए, न्योता पड़ा हुआ था लेकिन ठुकरा दिया। इसमें कहा जा रहा है श्रीनगर में G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई। इसमें चीन, तुर्की और सऊदी अरब ने हिस्सा नहीं लिया। भारत ने जिन 9 विशेष मेहमानों को इनवाइट किया था उनमें से ओमान और इजिप्ट भी शामिल नहीं हुए। पाकिस्तानी मीडिया इसे भारत के लिए झटका और पाक की डिप्लोमेटिक जीत बता रहा है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? भास्कर ने इसे समझने की कोशिश की है। हमने जब इनके एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश की तो यह पता चला कि अनुच्छेद 370 के हटने के बाद पहले ऐसी बैठक है जो इतने बड़े स्तर पर हो रही है और कश्मीर को इसके लिए चुना गया। अगर यह बैठक बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाती, तमाम देश यहां आ जाते, तो एक मैसेज अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर भी और अपने भी देश में यह देना होता कि G20 हमने कराकर यह साबित कर दिया है कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है। लेकिन इनके मित्र राष्ट्र और इनके विरोधी राष्ट्र दोनों यहां पर आने को तैयार नहीं हुए। चीन ने तो पहले स्थिति स्पष्ट कर दी कि उनके संबंध भारत से ठीक नहीं है, इस वजह से वो कश्मीर तो नहीं जाएंगे, क्योंकि कश्मीर में भी विवादित क्षेत्र ऐसा है जिस पर चीन अपना कब्जा बताता रहा है। पाकिस्तान के साथ भी यही दिक्कत है। अब जरा देखिए कि जानकारी चीन के मामले में दैनिक भास्कर ने क्या दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, चीन का शामिल न होना पहले से तय था। चीन ने कहा, हम कश्मीर को विवादाग्रस्त क्षेत्र मानते हैं, ऐसे में हम वहां होने वाले इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। अक्साई चीन पर चीन अपना कब्जा जमाए हुए रहता है
और इस तरीके से पाकिस्तान ने भी अपना एक हिस्सा चीन को सौंप रखा है। इस वजह से चीन को लगता है कि कश्मीर में जाकर G20 की बैठक करेंगे तो दूसरा मैसेज जाएगा, इस वजह से वह नहीं आया। चलिए, इनकी बात समझ में आ गई कि विवाद चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भारत को यह झटका क्यों लगा कि सऊदी अरब, तुर्की, ओमान, इजिप्ट ऐसे कंट्रीज भी नहीं आए। दैनिक भास्कर ने इस संबंध में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है, खास करके इस्लामिक कंट्रीज के बारे में। जो OIC मेंबर है, 57 देशों का ग्रुप मिलकर एक मेंबर बनता है। इन लोगों ने कश्मीर के मामले में अपने स्टैंड क्लियर रखे हैं कि जिस तरीके से अनुच्छेद 370 वहां हटाया गया है उसमें ये लोग संतुष्ट नहीं है, उसका विरोध भी जताते हैं। देखिए जानकारी क्या है। तुर्की, सऊदी अरब, इजिप्ट या ओमान जैसे देशों के फैसले के पीछे की वजह जानने से पहले हमें मुस्लिम देशों की राजनीति और कश्मीर पर उनके स्टैंड को समझना जरूरी है। 57 देशों का समूह OIC यूनाइटेड नेशंस के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन है। OIC की बात यहाँ इसलिए है कि इस संगठन का इतिहास कश्मीर मुद्दे पर खुलकर भारत का विरोध रहा है। संगठन का मानना है कि कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है और यूनाइटेड नेशंस के प्रावधानों के मुताबिक इसका हल होना चाहिए, लेकिन भारत इस पर हमेशा से यह स्टैंड रखा है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा ही है। हम कहेंगे कश्मीर हमारा ही है और इस विवाद को भारत ही सुलझाएगा, अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं है। बावजूद इसके G20 में हमने आपको निमंत्रण दिया, आप नहीं आए। अब यहाँ पर मोदी जी की कूटनीति फेल हुई है या वो जो खुद को विश्व गुरु बनाने का सपना लिए दुनिया भर में घूम रहे हैं, उनकी बातों का असर नहीं हो रहा है। यहाँ पर विवाद हो सकता है। कश्मीर भारत का है, इस पर कोई विवाद नहीं होने देंगे। चलिए आगे देखते हैं खबर में जानकारी क्या दी गई है। इस एक्सप्लेनेशन में यह समझाने की कोशिश हुई है कि इजिप्ट, ओमान और सऊदी अरब की बात करें या तुर्की की बात करें तो इन तमाम देशों की मदद भारत ने बखूबी की है। तुर्की हमेशा कश्मीर पर भारत के खिलाफ स्टैंड लेता रहा है। बावजूद इसके जब तुर्की में भूकंप आया था तो भारत ने सबसे पहले वहां मदद पहुंचाई थी। इसको एक पहल के रूप में देखा जा रहा था कि तुर्की के साथ संबंध मजबूत करें, लेकिन जब G20 की बारी आई तो इस वक्त तुर्की ने किनारा करके भारत को झटका दिया है। हालांकि इसका दूरगामी प्रभाव क्या होगा इस पर तो और भी बहस जरूरी है। वहीं सऊदी अरब के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं। OIC की अध्यक्षता जरूर करता है और कश्मीर वाले मामले पर उन्होंने निंदा जरूर की है, लेकिन बाकी व्यक्तिगत तौर पर अगर देखा जाए तो सऊदी अरब और भारत के रिश्ते काफी मजबूत हैं। लेकिन जब दुनिया को दिखाने की बारी आती है तब यह रिश्ता कहां चला जाता है। G20 में अगर आते तो देश को मैसेज मिलता, दुनिया को मैसेज मिलता। यहां मोदी जी की कूटनीति फेल होती हुई दिखाई पड़ती है। तो इसी तरीके से तमाम उन देशों पर चर्चा हुई है कि ओमान हो या इजिप्ट हो या सऊदी अरब हो, ये सब देश जो है कहीं ना कहीं भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते मजबूत ही रखना चाहते हैं। ऐसे में G20 में नहीं आना समझ से परे है। क्या इसमें सबसे बड़ी वजह अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे जुल्म को माना जाए या फिर कश्मीर जो विवादित मुद्दा बन गया जिस पर भारत के स्टैंड से ये इस्लामिक कंट्रीज खुश नहीं है, वो बड़ी वजह है। तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर ही इन देशों ने कोई ना कोई फैसला ले लिया है। अब इन्हीं तमाम मुद्दों को समराइज करते हुए यह चर्चा दैनिक भास्कर ने की है कि ओमान के साथ भी भारत के ऐतिहासिक व्यापारिक रिश्तों में हाल में बहुत ग्रोथ हुई है। ओमान में भारतीय डायस्पोरा भी काफी प्रभावी है और हजारों की संख्या में वहां प्रवासी भारतीय रहते हैं। ओमान जैसा छोटा देश G20 की बैठक का निमंत्रण पाकर हाल तक काफी पॉजिटिव रुख अपना रहा था। एक बार फिर यहाँ मुस्लिम देशों की वह राजनीति आड़े आ जाती है जिसमें कश्मीर मुद्दे पर एक रिजिड स्टैंड ले लिया गया है। इस स्टैंड का आधार कम्युनल है, जबकि कश्मीर मुद्दा एक जियोग्राफिकल समस्या है। अब कम्युनल हो या जियोग्राफिकल हो, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और विश्व में उनकी छवि को लेकर भी सवाल उठाए जाएंगे कि G20 कश्मीर में हुआ, आप जो मैसेज देना चाहते थे उसमें विफल हो गए। लेकिन ये सब देश नहीं आकर कहीं ना कहीं दुनिया में भारत को लेकर एक अलग स्थिति स्पष्ट कर दी है। तो देखना पड़ेगा G20 क्या इतना भारी पड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में G20 कितना सफल होगा, इसके बाद जब आकलन होगा तो पता चल ही जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।